हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। तो एक चीज़ हम बता देते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है, बहुत ही अच्छा मदद करता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के हम ये उसका पैटर्न जान सकते हैं कि वो किस कहाँ से पूछा गया है, वो क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछा गया है, उसका लैंग्वेज क्या है, ये सारा चीज़ हमें पता चल जाता है कि आगे आने वाले क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। ये प्रैक्टिस सेट है सीडीपी का, ये 21 फरवरी 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम एक एक करके इसको हल करते हैं और इसका बेसिक भी जानते चलेंगे हम। चलिए पेपर 1 का है, 1 to 5 का। तो यहाँ से बाल विकास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु अब शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन अवधारणात्मक परिवर्तन, यानी कि अवधारणा मतलब जो कंसेप्ट है उसमें परिवर्तन लाने हैं तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा। तो एक में है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। पुरस्कार दंड जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। देखिए हम जहाँ जहाँ पे आपको वर्ड बोलते चलेंगे वो ये देखिए, हतोत्साहित जो है ये नेगेटिव वर्ड है, समझ गए, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जहाँ पे भी हतोत्साहित दिखे आपको वो क्वेश्चन का आंसर वो कट कर दीजिए। यहाँ पे है व्याख्यान रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। ये भी बच्चों के लिए हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे 1 to 5 के लिए बच्चा, उसको व्याख्यान हमें नहीं देना है, व्याख्या नहीं प्रस्तुत करना है। आगे देखिए अगला आंसर क्या है। अगला आंसर है कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये चर्चा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर। तो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए, समझ गए। यहाँ पे ये 3 में जो था व्याख्यान रूप में व्याख्या प्रस्तुत है, इसमें मतलब व्याख्यान रूप में व्याख्या प्रस्तुत करने का मतलब हुआ ये हायर लेवल के लिए हो गया, समझ गए। और यहाँ पे स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ क्या करना चाहिए, उस चीज़ पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर क्या करनी चाहिए, हमें चर्चा करनी चाहिए। तो समझ गए उस चीज़ को। नेगेटिव वर्ड क्या क्या दिखा, हतोत्साहित दिखा, ये व्याख्यान बच्चों के सामने नहीं करना है। ये व्याख्या जो है स्पष्ट और आश्वस्त रूप से व्याख्या करनी चाहिए, जो उस पर, उसके बारे में उस पर चर्चा करनी चाहिए। पुरस्कार और दंड के ज़्यादा पुरस्कार और दंड हमें बच्चों को नहीं देना है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 2 में है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। सक्रिय बद्धता का मतलब बच्चा क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, एक दूसरे से मतलब हेल्प करने की उसमें भावना होनी चाहिए, एक दूसरे से बात करे, अपना विचार उसके सामने प्रकट करे और उसका विचार अपना मतलब खुद सुने। तो ये चीज़ होना चाहिए। कक्षा क्या होना चाहिए, सक्रिय रूप से सुचारू होना चाहिए, सक्रिय बद्धता होना चाहिए कक्षा में। तो एक में है, कक्षा कक्ष में संदर्भ सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। तो याद करना, प्रत्यास्मरण करना, सुनना। याद करना, रटना, ये सब कभी भी बच्चों के लिए नहीं होगा दोस्तों, तो इसको हम काट देंगे। अगला है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। चलिए आगे देखते हैं। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शिक्षक का नकल हमें नहीं करना है। जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये हमारी सक्रिय बद्धता को क्या होती है, दर्शाती है। ये हमारी सक्रिय बद्धता को दर्शाती है, समझ गए दोस्तों। क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में होता क्या, कक्षा कक्ष में अधिगम करते वक्त जब सक्रिय बद्धता नहीं होगा तो क्या होगा, शिक्षण के दौरान क्या होगा, वो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सक्रिय बद्धता होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, प्रश्न का पूछताछ होना चाहिए। तो ये होना सक्रिय बद्धता को दर्शाता है, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 में है, बच्चे
तब सब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो इसका एक ऑप्शन है शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये तो होगा नहीं। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ये भी नहीं होगा। अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, तब सर्वाधिक सृजनशील कब होगा, जब वो अपनी रुचि से कोई काम करेगा। समझ गए? अपनी रुचि से जब कोई काम करता है तो वो बेहतर ढंग से होता है, और बच्चा खुद से करके सीखता है तो वो भी क्या होता है, बेहतर ढंग से होता है और सृजनशील होता है। समझ गए? जब किसी गतिविधि में बच्चा स्वयं भाग लेता है तो वो ज़्यादा रुचि से होता है और वो बेहतर होता है। चलिए 4 में है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं। बहुभाषी का मतलब एक से ज़्यादा भाषा बोले जाने वाले कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे रहते हैं। इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में लेने चाहिए। परेशानी तो होगा नहीं, समस्या होगा नहीं, संसाधन बाधा होगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, संसाधन के रूप में हमें बहुभाषी को लेना चाहिए। जहाँ पे बहुभाषी मिले संसाधन के रूप में हमें उसको लेना चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में शिक्षार्थी द्वारा दी गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। शिक्षार्थी द्वारा दी गई गलतियाँ और त्रुटियाँ क्या है, ये तो उसका क्या है, अधिगम का पार्ट है गलती और त्रुटि। तो इसे हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने का अच्छा अवसर है, ये नहीं। शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए असफलता का सूचक है, ये भी नहीं। उन्हें चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। वाह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या होना चाहिए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में हमें देखनी चाहिए, क्योंकि अधिगम का पार्ट ही है गलतियां और त्रुटियां करना। बच्चे जब तक गलती और त्रुटि करेंगे नहीं तब तक वो सीखेंगे नहीं। हमें उसको अवसर के रूप में देखना चाहिए, न कि परेशानी के रूप में, न कि कमजोर के रूप में। समझ गए? चलिए इसका तीसरा ऑप्शन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आ रहा है दोस्तों इस चैप्टर में, आप लोग गौर से देखिएगा। 6ठा नंबर है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता। आहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। जीन पियाजे से रिलेटेड सक्रिय ज्ञान के निर्माता देखे हम, समझ गए ये जीन पियाजे से रिलेटेड है। और नन्हे वैज्ञानिक कौन बोले हैं, जीन पियाजे ही बोले हैं, जो संसार के बारे में अपना सिद्धांत खुद रचते हैं, अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं बच्चे। तो ये क्या है, सीधा मार दीजिए पियाजे। ठीक है बच्चे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। बस ये इसमें याद रखिएगा, सक्रिय ज्ञान के निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक कौन बोले हैं, जो जीन पियाजे बोले हैं बच्चों को। नन्हे वैज्ञानिक इसलिए बोले हैं कि बच्चा जब भी कोई काम करता है तो वो खुद से करके सीखता है। हम उसको कितनों पढ़ा दें, किताब से रटवा दें, पढ़ा दें, लेकिन वो हमारी बात को नहीं मानेगा। जब तक वो करके नहीं देखेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। इसीलिए जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बोले हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आप जीन पियाजे अवस्था दिए हुए हैं कितना, 4 अवस्था दिए हुए हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, 4 अवस्था दिए हुए हैं। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आप अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है दोस्तों, जो भी चीज़ हम करते हैं क्लास में एक्टिविटी, उसका केंद्र कौन होता है, बालक होता है। समझ गए? बालकों के अनुरूप हम उसमें क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। तो एक में है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमें बाल केंद्रित शिक्षा में क्या करनी है, बच्चों की अभिव्यक्ति जो है, उसकी व्यक्तिगतता को जो है, उसकी सक्रियबद्धता को है, उसकी भागीदारी को क्या करना है, हमें महत्व देना है। समझ गए? इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। चलिए आगे है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। कैसे शिक्षक सहायता कर सकता है, देखिए जटिल परिस्थिति को संशोधित करने के लिए। एक में है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, ये नहीं होगा। कोई भी सहायता न देकर, ये भी नहीं होना चाहिए। उस पर एक भाषण देकर, ये भी नहीं होना चाहिए। कार्य को छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ये 4 नंबर ऑप्शन क्या है, बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करना है, बच्चे के
बच्चे को जो जानकारी है उसको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट में बांट देने से क्या हो जाता है, वो सरल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है, ये होगा नहीं। तो ये क्या है, जब बच्चा को हम कोई चीज़ बोलते हैं तो ऐसा हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, कि ऐसा हमें विचार नहीं रखना चाहिए कि जो हम बोले हैं वही वो ग्रहण कर लेगा। तो ये क्या है, अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षण के लिए आकलन में सरल है, ये गलत है। दूसरा, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, ये भी नहीं होगा। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। समझ गए। चलिए इसको चौथा भी देख लेते हैं। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3 है। समझ गए, क्योंकि व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करता है, समझ गए, उसमें अपना अनुभव भी क्या करते हैं, मिश्रण करता है। अतः शिक्षार्थियों को क्या करना है, अपने और शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना है कि वो अपने ज्ञान को ज्यों के त्यों के रूप में प्रस्तुत कर दे, तो ये हमें ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उससे उनके सीखने का वक्र क्या होता है। जब बच्चा समूह में क्या होता है, चर्चा होता है, तो जब चर्चा करने का अवसर दिया जाता है बच्चों को क्या होता है, उसके सीखने का वक्र जो है बेहतर होता है, स्थिर तो रहता नहीं है, समान नहीं रहता है, अनवरत होता है, यानी कि हमेशा होते रहता है। तो ये क्या होता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, माँ बेहतर हो जाएगा। अनवरत भी नहीं होगा तो ये बेहतर हो जाएगा। समझ गए। चलिए इसमें कुछ है नहीं। सीखने का वक्र जब पढ़ेंगे चैप्टर अधिगम में तो आप लोग समझ जाइएगा। 11 नंबर देखिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है दोस्तों, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित तो होगा नहीं, अप्रत्याशित होगा नहीं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, और एड़ी से चोटी। एड़ी से चोटी होता नहीं है, चोटी से क्या होता है, एड़ी, तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा इसका। समझ गए। ये सर से पैर की ओर होता है, पैर से सर की ओर नहीं होता है। तो ये एक तरह से ये क्या है, व्यक्तिगत, ऊपर में विकास की गति एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है या विकास के दर का सिद्धांत है। समझ गए। और विकास का क्रम क्या है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है दोस्तों को, आपको सारा सब्जेक्ट का जो है एक साथ कंटेंट आपको तैयार होने लगता है। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, सारा कंटेंट एक बार तैयार होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विकास के बारे में कौन सा कथन उचित है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ये गलत है। विकास गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है। आगे भी देखते हैं। विकास एकल आयामी है, ये तो बहुत ही गलत बात है। विकास बहुआयामी है, इसका बहुत सारा आयाम है, 5-6 आयाम, 6 आयाम है। विकास पृथक होता है, ये गलत बात है। विकास अलग अलग नहीं होता है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता जो है हमारे विकास को प्रभावित करती है, तो करती है। समझ गए। तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 नंबर। चलिए 13 नंबर देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसमें हमको सबसे बेहतर ऑप्शन क्या लग रहा है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है, तो ये वंशानुक्रम, और ये इसमें देखिए इनमें तो वंशानुक्रम आ ही गया, इसमें वातावरण आ गया, जन्मजात होगा नहीं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। 14 नंबर देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण में परिवार, जो समाजीकरण चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन हम चर्चा भी किए हुए थे। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाते हैं, तो ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या भूमिका निभाते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं। गौण होगा नहीं, गौण में क्या आ जाता है, गौण या द्वितीयक में आ जाता है, विद्यालय, पास पड़ोस सब आ जाता है। कम महत्वपूर्ण होगा नहीं, रोमांचकारी होगा नहीं, तो मुख्य होगा। समझ गए। मुख्य या प्राथमिक भी होता है परिवार। प्राथमिक समाजीकरण में क्या आ जाता है, परिवार आ जाता है, हमारा रिलेशन, संबंध ही आ जाता है। समझ गए। मुख्य बोलिए या प्राथमिक बोलिए। 15 नंबर में क्या है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। चलिए आगे जीन प्याजे देखिए, 4 अवस्था दिए हुए थे। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ, अनुकरण तो एक होगा नहीं अनौपचारिक में, अनौपचारिक ये सबसे लास्ट अवस्था हो जाता है। मिलान सही जोड़ा है वो हमें ढूंढना है। शेषवा अवस्था में तर्क तथा अनुप्रयोग ये भी गलत है, ये भी गलत है, 2 बचा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार तो करेगा नहीं, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य हो जाता है। इसमें संधारण और वर्ग, इस प्रश्न के लिए क्या होता है, और विकल्प जो है अच्छा नहीं है और विकल्प गलत है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण प्रारंभ नहीं करता है, ये क्या करता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या संवेदी पेश अवस्था में ही अनुकरण स्टार्ट कर देता है, समझ गए। और कल्पनात्मक खेल जो है वो आगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलता है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन अगर हर एक बार पूछा जाए तो अगर ऐसा क्वेश्चन 10 प्रैक्टिस सेट अब ऐसा क्वेश्चन कर लिए तो आपको सीटेट में क्यों भी थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। हम ये बाल विकास लेकर के आए, इसके बाद EVS भी लेकर के आएंगे, मैथ का भी पैडागोजी और कंटेंट दोनों लेकर के आएंगे, हिंदी भी लेकर के आएंगे, और लास्ट के 10 या 15 दिन संस्कृत का फुल्ली तैयारी करवाएंगे, समझ गए दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, वह एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाती है, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किस चीज़ को, प्रतीकात्मक विचार तो होगा नहीं। प्रतीकात्मक विचार का मतलब हुआ कि जैसे कुकर को देखने से हमें पता चल जाता है कि इसमें चावल दाल बनता है, इस तरह से लोटा को देखने से, गिलास को देखने से पता चल जाता है कि इसमें हम पानी पीते हैं, तो ये प्रतीकात्मक विचार हुआ। अहम केंद्रित चिंतन, जब अकेले में बातें करता है बच्चे तो वो अहम केंद्रित चिंतन हुआ। यहाँ पे बच्ची कह रही है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ये कार्य और कारण को दर्शाता है। क्या है, कार्य और कारण को दर्शा रही है, समझ गए। उसे कपड़े सुखाने के तरीके को बता रही है, समझ गए, कार्य और कारण को वो बता रही है। विपर्ण चिंतन ये भी होगा नहीं, समझ गए। चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, कार्य और कारण। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। पियाजे के अनुसार, पियाजे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उस चैप्टर को देख लीजिएगा, इसमें क्वेश्चन ये इसका हम चर्चा करेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश मतलब डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से, अगर समझ लीजिए आप, अगर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि गांधी जी पर आप बोलिए, तो गांधी जी पर जो 20 वर्ष का बच्चा रहेगा वो, या फिर 25-30 वर्ष का रहेगा वो, वयस्क जो हो रहेगा, मतलब जो किशोरावस्था के बाद वयस्क हो जाएगा, उससे हम गांधी जी के बारे में पूछेंगे और बच्चों से हम गांधी जी के बारे में पूछेंगे, तो दोनों का चिंतन किस तरह से होगा बताइए आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो क्या होगा, प्रकार जो है वयस्कों से क्या होगा, प्रकार में भिन्न होगा। क्या होना चाहिए, प्रकार में क्या होगा, भिन्न होगा बजाय मात्रा के। मात्रा वो भी क्या होगा, गांधी जी के बारे में ही बोलेगा और वो भी गांधी जी के बारे में ही बोलेगा, लेकिन उसका प्रकार जो है वो अलग प्रकार से बोलेगा और बच्चा क्या होगा, अलग प्रकार से बोलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकार के बजाय मात्रा के। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार के बजाय मात्रा में, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। बेसिक जो हेल्प होता है हम बच्चों को देना, वो क्या होगा इसमें से। एक में अनुबोध और संकेत देना था, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 2 में शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। 3 में प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये तो गलत बात है। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये गलत बात है। तो अब इस दोनों में से हम देखते हैं क्या होगा। तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, ये भी नहीं होगा, भाषण देना नहीं है। अनुबोध और संकेत देना था, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न उससे हम पूछेंगे, समझ गए। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, वाइगोत्स्की से रिलेटेड, पियाजे से रिलेटेड आ ही गया, अब वाइगोत्स्की से रिलेटेड आ गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाए, गलत बात। परिपक्व होने पर, गलत बात। अनुकरण ये बोले हैं पियाजे। वयस्कों और असमवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, समझ गए। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, बच्चा समाज में
अपने वयस्कों से और समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। चलिए कोहलबर्ग भी आ गया दोस्तों। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास के चरण पियाजे दिए हैं, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, ये नैतिक विकास के चरण जो है कोहलबर्ग दिए हुए हैं। इसमें नैतिक दुविधा पर सवाल किया गया है। क्वेश्चन भी आता है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास किससे संबंधित है, तो नैतिक दुविधा से संबंधित है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करे। बाल केंद्रित का 2 क्वेश्चन आ गया है। देखिए बाल केंद्रित जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी हम उसको नहीं पढ़ाएं, अब अगला चैप्टर वही बाल केंद्रित ही आने वाला है। चलिए CDP का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा कैसी होनी चाहिए। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी तो याद कर लेता है, तो होगा नहीं, याद करने वाला तो होगा नहीं। जो कीवर्ड है याद रखिएगा दोस्तों, याद करने वाला कभी भी रटने वाला उत्तर नहीं होता है, प्रत्यास्मरण करने वाला उत्तर नहीं होता है, हतोत्साहित वाला उत्तर नहीं होता है, समझ गए। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन होता है, ये गलत बात है। हमें बच्चों को भी साधन के रूप में, पाठ्य पुस्तक को साधन के रूप में लेंगे ही लेंगे, और TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसको भी साधन के रूप में लेकर के उसको पढ़ाएंगे, तब जाके एक बेहतर कक्षा होगी। 3 में एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ये हमें अच्छा लग रहा है। और अगला देखते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए जाने वाले पुरस्कार और दंड पे नहीं होना चाहिए, ये तीसरा ऑप्शन इसका सबसे बेहतर ऑप्शन है। समझ गए, ये बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शा रहा है। व्यक्तिगत रूप से क्या कर रही है शिक्षिका, ध्यान दे रही है बच्चों पर। 22 नंबर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है। बुद्धि है, बुद्धि क्या है, तो यहाँ पे है सामर्थ्यों का समुच्चय। दूसरा देखते हैं, एक अकेला और जातीय विचार होगा नहीं, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ये होगा नहीं, एक विशिष्ट योग्यता, ये होगा नहीं। बुद्धि क्या है, हमारे सामर्थ्यों एवं सामर्थ्यों का क्या है, एक समुच्चय है। कहीं कहीं पर आपको एक विशिष्ट योग्यता भी मिल जाएगा, तो विशिष्ट योग्यता होगा नहीं, ये हमारे सामर्थ्य और समुच्चय है। सामर्थ्यों का क्या है, एक समुच्चय है। बुद्धि का सामर्थ्य अर्थात बुद्धि व्यक्ति क्या है, वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं, विवेकपूर्ण चिंतन करते हैं, अपने वातावरण के साथ क्या करते हैं, प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, उसमें मतलब शामिल होते हैं, तो ये बुद्धि हो गई। चलिए 23 नंबर देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन क्या है, अति संवेदनशील है। तो डायरेक्ट ऑप्शन इसको मारिए, अति संवेदनशील है। कम महत्वपूर्ण होगा नहीं, अमहत्वपूर्ण होगा नहीं, निरपेक्ष, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में, सह शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा, क्या होगा, समावेशी शिक्षा, क्या होगा, समावेशी शिक्षा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, जब जो भी विशिष्ट बालक हो, सामान्य बालक हो, सभी को एक साथ रख के एक कक्षा में हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे सभी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है, उसके अनुरूप शिक्षा करवाते हैं। तो सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो। ये क्या है, ये भेदभावपूर्ण रूढ़िबद्ध धारणा है दोस्तों। तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, रूढ़िबद्ध धारणा। तो इसमें क्या है, तो ये है जातीय भेदभाव का परिचालन, ये तो होगा नहीं। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, गलत बात है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है, सही बात है। ये क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़के बनो और लड़कियों के जैसा व्यवहार मत करो, तो ये गलत बात है। लड़की का भी काम लड़का कर सकता है, तो ये हमें क्या करना है, रूढ़िबद्ध धारणा से ऊपर उठना है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, ये भी नहीं होगा। समझ गए, 24 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि आकलन क्या है। आकलन एक में है बच्चों को लेबल करना, लेबल नहीं देंगे, नाम उसका नहीं, लेबल वर्ग नहीं करेंगे हम। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना, ये तो होगा नहीं। सीखने में सुधार का एक बेहतर तरीका है आकलन, ये भी नहीं होगा। सीखने का ये क्या है, आकलन क्या है, ये बेहतर तरीका है सुधार करने का। आकलन क्या हो जाता है, एक रिजल्ट से संबंधित हो जाता है। तो जो भी हम सिखाते हैं बच्चों को, उसको सुधार करने का एक छोटा छोटा पार्ट में हम आकलन करते हैं, ये मूल्यांकन का छोटा भाग है।
तो ये प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय, ये इसमें होगा नहीं, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकिन इसमें होगा नहीं। समझ गए, क्वेश्चन के अनुरूप आंसर देना है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशी का, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत बात है। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं पाते, ये गलत बात है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो क्या होना चाहिए, ये सबसे अच्छा पॉइंट है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के, ये गलत बात है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा समावेशन का, यह एक दर्शन है यानी कि एक विचार है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है, यह समावेशी शिक्षा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए, गलत बात है। उन्हें इस विषय के अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, ये सही चीज़ लग रहा है हमको। उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, गलत बात है। उन पर ध्यान न दें, गलत बात है। तो 2 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसका ऑप्शन देखें, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, ये अच्छा लग रहा है। 2 में देखिए अपमानजनक व्यवहार, ये तो होगा नहीं। बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखना, ये 2 में से हमको लग रहा है। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये तो होगा नहीं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमको 1 नंबर लग रहा है। मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ये क्या हो जाता है, अधिगम निर्योग्यता को दर्शा रहा है। चलिए, और ये जो है तो ये 3 नंबर जो है इसमें क्या है, ये डिसलेक्सिया से संबंधित है, इसमें पढ़ने में क्षमता होता है दोस्तों, समझ गए। ये बी को डी पढ़ता है तो पढ़ने की क्षमता क्या होता है, तो डिसलेक्सिया होता है। लिखने में क्या होता है, डिसग्राफिया होता है। और मैथ से संबंधित जो रहता है विकार, वो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 2 और बचा है। 29 में देखिए क्या है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो जो में कम देख सकता है, यानी बिना किसी विशेष प्रावधान को उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। 2 में देखते हैं उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो गलत बात है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। 4 में देखिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है, बेहतर है, ये अच्छा होगा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए, सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित नहीं होता है, संवेग से छिन्न संबंध रखता है, यानी कम संबंध रखता है। सीखने वालों को संवेग से स्वतंत्र होता है और सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, ये इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अधिगम जो है ये संवेग से प्रभावित होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब इसको ज़रूर करिएगा दोस्तों, और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।